चलिए, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और शायद कोचिंग खुलने वाला है तो हम लोग कोचिंग में भी जो ड्रॉप किए थे क्लास जहाँ से वहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक जो आज का जो चैप्टर है, जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ अन्य, ऑनलाइन भी चलते रहेगा कुछ ना कुछ। लेकिन जब कंटिन्यू करेंगे हम लोग ऑफलाइन क्लास, तो उसमें जो चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया था तो या फिर चल रहा था वही चलेगा। और इसके बाद अन्य देखते हैं और सुनते हैं कि कुछ सिलेबस भी घटाया है बिहार बोर्ड, मात्र 8 चैप्टर दिया है। तो ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसको फोकस करेंगे जो कि सिलेबस में दिया गया है। ऐसे आप लोग पता कीजिएगा। ऐसे मुझे उम्मीद तो यही है कि सिलेबस घटाया होगा, क्योंकि अभी तक जब कहीं कोई क्लास ना कोई कोचिंग खुला है तो सिलेबस कुछ घटाना चाहिए, एक नया सिलेबस मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। लेकिन आपका जो मार्क्स रहेगा वही 70 रहेगा, इसलिए आपको मेहनत तो करना ही होगा। तो इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक बचे हैं जिसको हम लोग आज क्लियर कर लेंगे, जिसमें कि माइक्रोब्स के बारे में ही पढ़ना है आपको, कुछ अन्य चीज़ नहीं पढ़ना है। माइक्रोब्स का यूज पढ़ना है। माइक्रोब्स का यूज पढ़ रहे हैं कि मानव कल्याण के लिए सूक्ष्मजीव का क्या उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉपिक है, ठीक है, एक यहाँ पर जो टॉपिक है, यहाँ पर है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव, और यहाँ सूक्ष्मजीव छूट गया है, सॉरी, सूक्ष्मजीव। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा था कि सूक्ष्मजीव का हम लोग बहुत सारी चीज़ों में उपयोग देखा था, जैसे इंडस्ट्री में उपयोग करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर आपने देखा था वाइन सब जो है, जैसे विस्की, रम, ये कैसे बनता है। पीछे के सभी टॉपिक में वीडियो में मैंने क्लियर किया था। आज देखना है कि बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या भूमिका है, यानी सूक्ष्मजीव का क्या भूमिका है बायोगैस में। तो आप पहली बात तो ये आप जानते हो, और सभी तुम लोग जानते हो कि बायोगैस क्या है। अगर नहीं जानते हो तो मैं आज फिर से दोहरा दूं या फिर आपका रिवीजन कर दूं। व्हाट इज़ द बायोगैस? बायोगैस जो है गैसों का मिश्रण है। क्या है ये? गैसों का मिश्रण है, जिसमें मेनली जो मुख्य गैस होता है CH4, जानते हो, मीथेन। इसका महक भी जो होता है थोड़ा सा अलग किस्म का होता है, आपको सूंघते ही पता चल जाएगा, थोड़ा सा तीखा होता है, ठीक ना। तो ये CH4 मेनली होता है, और उसमें अन्य गैस भी होता है, और यह जो है बहुत अच्छा ईंधन का काम करता है, जिससे आप लाइट भी जला सकते हो और इसको जला भी सकते हो। जलाने के बाद क्या होगा, खाना भी बना सकते हो। लोग जनरली क्या करते हैं कि लाइट जलाते हैं, हाँ, जहाँ पर ये बायोगैस बनाता है ना, उसे सिलेंडर में भर के लोग लाइट जलाते हैं। इसका ईंधन भी बना सकते हो, इसको जला भी सकते हैं, जिससे खाना बना सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है आजकल, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो इसमें गोबर या फिर जो है प्लांट का जो डंठी होता है, खास करके गेहूं का डंठी या फिर तुम कह सकते हो धान का डंठी, इसको पुआल कहते हैं, ये सब बहुत मात्रा में होता है। तो बायोगैस प्रोडक्शन उसी सब से होता है। मेनली जो है केटल, जो पशु हैं, उसके मतलब कि गोबर से, इसको डंग कहते हैं आप इंग्लिश में। तो इसी चीज़ को हम लोग थीम बना के चलेंगे। आखिर बायोगैस हम लोग प्रोडक्शन करते क्यों हैं? क्योंकि बायोगैस ईंधन है, इसलिए प्रोडक्शन भी होगा। तो ये एक ईंधन का जो हम लोग का जो खपत होता है उसका पूर्ति हो सकेगा। और दूसरी बात तो यह है कि बायोगैस को प्रोडक्शन में
खुद प्रोडक्शन नहीं होता है इसका, एक जो है प्लांट हम लोग तैयार करते हैं जिसमें एक टैंक बना रहता है, उसमें हम लोग माइक्रोब्स की सहायता से, सूक्ष्म जीव की सहायता से हम लोग गैस को प्रोडक्शन कराते हैं। तो ये सब थीम है, ये टॉपिक है, मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, बस एक आपको सोचने का एक ढांचा दिया, एक तरीका दिया जो आप सोच सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आप धीरे धीरे टॉपिक में बढ़िए। सूक्ष्म जीव की सक्रियता से, सक्रियता मतलब इसके भागीदारी से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। तो तुम कहोगे सर सभी सूक्ष्म जीव, अरे नहीं यार, सभी सूक्ष्म जीव, हम तुम ही से सवाल पूछेंगे कि सभी सूक्ष्म जीव हमको बीमारी पैदा करता है, तो तुम ही कहोगे नहीं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभप्रद हैं। उसी में से हाँ, जैसे कि दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था, उसी तरह कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो कि बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, मेनली एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो देखते हैं। दूसरा है व्हाट इज़ द बायोगैस। यह मैंने कहा था, यह गैसों का मिश्रण होता है जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब मुख्य गैस जो इसमें होता है CH4 होता है, H2S होता है, CO2 होता है और H2 होता है। ठीक है, मेनली। लेकिन बड़ी मात्रा में बायोगैस में बड़ी मात्रा में जो गैस होते हैं वो क्या होते हैं, CH4, मीथेन। अगर पूछे भी कि बायोगैस में मुख्य गैस क्या होते हैं, तो आप बोलिएगा सर चार तो कम और बेस मात्रा में होता ही है, जिसका नाम है CH4, H2S, CO2, H2। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा होता है किसका, CH4 का। चलिए, अब फिर से मैंने आपको कहा था कि सूक्ष्म जीव का जो अहम भूमिका होता है बायोगैस प्रोडक्शन में, तो मैं यहाँ पर उस सूक्ष्म जीव का या माइक्रोब्स का नाम बताना चाहूँगा। तो मैंने टॉपिक ही बता दिया कि मीथेनोजेंस। इसके मीथेनोजेन क्या है, एक प्रकार का वह सूक्ष्म जीव है, वह बैक्टीरिया है जिसके द्वारा बायोगैस उत्पन्न किया जाता है या करता है, उसे हम लोग मीथेनोजेन कहते हैं। मीथेनोजेन, मीथेनो का मतलब मीथेन, जेन का मतलब जनरेटर, उत्पादन करने वाला। नाम से ही स्पष्ट है। बायोलॉजी में आप टर्म को पकड़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, और कहा कि इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, यानी मीथेनोजेन भी बहुत तरह के होते हैं। यानी कि मीथेनोजेन उसे कहते हैं बैक्टीरिया का वह समूह, यानी वह बैक्टीरिया जो कि मीथेन यानी कि बायोगैस प्रोडक्शन करता है। अब कहता है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो स्पेशल बैक्टीरिया नाम है बहुत सारे, लेकिन जिसको आपको जानना चाहिए मिथेनोबैक्टीरियम, नाम ही है, बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम, यानी वह बैक्टीरिया जो मीथेन पैदा करता है। ये मिथेनोजेंस हुआ। मिथेनोजेंस का मतलब मीथेन प्रोड्यूस करने वाला, ये मिथेनोबैक्टीरियम है, यानी कि ये मिथेनोजेन का एक प्रकार हुआ। ऐसे और कई प्रकार होंगे जो कि थोड़ी या बहुत मात्रा में आपका बायोगैस प्रोडक्शन करता होगा, लेकिन हम लोग कॉमनली जो यूज करते हैं अपने इर्द गिर्द किस बैक्टीरिया का, मिथेनोबैक्टीरिया का। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये मिथेनोबैक्टीरियम का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, कहाँ रहता है। क्योंकि जब आप कुछ करने जा रहे हो किसी बैक्टीरिया की सहायता से, तो बैक्टीरिया का आपका स्वभाव जानना पड़ेगा, उसका रहने का जो घर है, कहाँ रहता है, तो कैसे खाता है, ये सब जानोगे तभी आपसे संभव है। तो देखते हैं आगे। कहा कि ये मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजेन जो होता है, ठीक है, यह वह बैक्टीरिया है जो अवायवीय होता है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, अवायवीय, यहाँ पर देखिए शुद्ध कर दिया मैंने, अवायवीय होता है। जो किसको खाता है, सेल्यूलोज पदार्थ को, या सलज, बाहित मल में वृद्धि करता है। यानी वृद्धि करने का मतलब है वहीं रहता है और उसी को खाता है। ठीक है, सेल्यूलोज का नाम सुना है तुमने, सुना होगा। जैसे कि मैं एक बात बता दूं पहले फिर से आपको, कि जैसे कि पादप का नाम सुना है, यानी प्लांट, जंतु भी सुना है। एक बेसिक तो तुम जानते हो, बायोलॉजी पढ़ने जब शुरुआत किया होगा तो तुम जानते हो कि दुनिया के जितना भी जीव है सब कोशिकाओं से बना होता है।
दुनिया का जितना भी जीव है सब किससे बना होता है? कोशिकाओं से। तो पादप का कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होता है, इसको सेल वॉल कहते हैं, जबकि जंतु के कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होता है। जो यही कोशिका भित्ति है, यही कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज से बना होता है। समझ में आ रही है बात? यानी सेलुलोज को तोड़ेगा तो सेलुलोज तोड़ेगा, इसका मतलब पादप का कोई अंश होना चाहिए, जैसे चावल हो, गेहूँ हो, या फिर इसका डंठल हो जिसको नरुआ बोलते हो, भूसा बोलते हो। ठीक है, क्योंकि पादप का कोई भी अंग लोगे, कोई भी अंश लोगे तो उसका सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें सेल्यूलोज है। और जो नाली में वाहित मल है उसमें भी कुछ ना कुछ अंश मिला जाता है। चावल दाल यानी प्लांट का फ्रूट हुआ, यानी कि फल हुआ, सब्जी हुआ, इसका मतलब वाहित मल में भी जो सलज है, कचरा है, उसमें भी सेल्यूलोज है। तो बैक्टीरिया ग्रो कहाँ करेगा? सेल्यूलोज पर। जहाँ भी मिल जाए सेल्यूलोज पदार्थ, सलज वाहित मल में वृद्धि करता है। और अवायवीय, अवायवीय का मतलब क्या होता है? इसको वायु की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, O2 की ज़रूरत नहीं है, जिसको कहते हैं एनएरोबिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एनएरोबिक। और अगर वायु की ज़रूरत होता तो उसको कहते हैं एरोबिक। अवायवीय क्या होता है? अवायवीय। तो ये तुमने इसका नेचर जाना, किस बैक्टीरिया का? उस बैक्टीरिया का जो मीथेन गैस यानी कि बायोगैस उत्पन्न करता है। अब चलिए, यहाँ तक आपने कॉन्सेप्ट बनाया कि कैसा नेचर है, तो आप प्लांट बनाओगे, बायोगैस प्लांट। प्लांट मतलब वो प्लांट पादप नहीं, यहाँ प्लांट्स का मतलब होता है वैसा संयंत्र। संयंत्र का मतलब यंत्र, जो कि एक तरीके से उसको आपने बनाया, इसमें टैंक होगा, उसमें से मटेरियल डालने को होगा, मटेरियल निकालने को होगा, गैस निकालने का होगा, सभी उसमें जो है सेटिंग होगा। दैट इज़ कॉल्ड प्लांट्स। जिसे कहते हो ना कि मतलब जो है कार का प्लांट्स होता है, कार बनाता है जहाँ पर, मोटरसाइकिल का प्लांट्स। ठीक है, कॉटन का जो होता है, वहाँ कपड़े जहाँ बनते हैं, उद्योग जिसको कहते हो, तो प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है सॉरी। अब बायोगैस प्लांट जिसको कहते हैं बायोगैस संयंत्र, क्या बोलते हैं? बायोगैस संयंत्र। यह एक टैंक होता है। यह टैंक जो है कितना गहराई को होता है? 10 से 15 फीट बनाया जाता है गहराई, जिसमें मटेरियल डालते हैं। कौन मटेरियल? बायो वेस्ट। बायो वेस्ट का मतलब जैसे गोबर हुआ, जीवित पदार्थ होना चाहिए, जीवों का पदार्थ होना चाहिए। तो सब जीवों का पदार्थ नहीं डालते हैं, जैसे गोबर हुआ। ठीक है, पुआल जो है सड़ा गला होना चाहिए, इसको नरुआ बोलते हो तुम लोग, धान का भूसा होना चाहिए, ये सब होता है। इसको अपशिष्ट भी बोलते हैं, हाँ, हिंदी में, हाँ। और गोबर ETC भरा जाता है। इसके बाद उस बैक्टीरिया को भी डाला जाता है, जो इसको तोड़ करके क्या करेगा? बायोगैस बनाएगा। तो ये फिगर मैं NCERT से लेके डायरेक्ट आपको नीचे दिया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया सिलेबस दिया है 8 चैप्टर, ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ जो आज ख़त्म होगा, इससे भी 7 या 8 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। कहता है कि बायोगैस प्लांट जो बनाने का ये तरीका जो आपने सीखा या गांव में लगाया जाता है, शायद आपके गांव के इर्द गिर्द देखा होगा। मैंने तो अपने गांव के इर्द गिर्द देखा है। जब मैं अपने ननिहाल से गांव जाता था, तो बहुत पहले की बात है, जब बचपन में तो पैदल जाता था, तो उस समय बीच रास्ते में एक गांव पड़ता है, वहाँ पर मैंने देखा तो जहाँ के देखा यार ये क्या टैंक टाइप का है, ऊपर में एक मतलब कि होल्डर टाइप का है, पता नहीं क्या है। तो उस समय कोई बोला गोबर गैस का ये कुआं है, तो समझ नहीं पाया, लेकिन अब समझता हूँ कि दैट इज़ क्या था? दैट वाज बायोगैस प्लांट। दैट इज़ मतलब अभी भी होगा वो, हम जब देखे थे तो दैट वाज मैंने बोला। भारत में बायोगैस प्लांट का तकनीक किसी ने तो विकसित किया होगा कि ऐसा बनाना है। तो जिसने विकसित किया था वो आपका एक है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका फॉर्म भरने कहते हैं आप लोग को, हम कहते हैं, खास करके मैं, कि अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में भी जाना है जो मेडिकल से थोड़ा सा कम टफ होता है, ये आपको निकालता है 12 के बाद। इससे आप BSc करते हो एग्रीकल्चर में, तो आपको जॉब मिलने की संभावना होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो वही संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र संस्थान। एक इसने भी अपना पहल किया था, ये
गैस का टैंक बनाने का, और दूसरा एक था खादी ग्राम उद्योग, यानी कि इसको कहते हैं आप ग्रामीण उद्योग आयोग, खादी ग्रामीण उद्योग आयोग, इसके यहाँ होगा खादी या खादी ग्रामीण उद्योग आयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC। तो ये दोनों का पहल बहुत बड़ा था, किसको, बायोगैस प्लांट बनाने में, जिसमें कि आप बायोगैस बना देते हैं। अब तो आप जान गए मटेरियल कैसा होना चाहिए, बैक्टीरिया कौन होना चाहिए डालने के लिए, लेकिन आप जानते हो टैंक कैसा होना चाहिए, तो टैंक ऐसा होना चाहिए सर। चलिए आगे देखते हैं, है देखिए आप टैंक, ऐसा टैंक, बस कुछ नहीं करना है, आपको समझना है। ये जो है, जैसे ये जो है आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, आपका अर्थ है, नीचे आप डीप कर दीजिए, गड्ढा कर दीजिए, लगभग 10 से 15 फीट, कहीं 12 फीट भी होता है। इसके जो है समानांतर 2 छोटा छोटा गड्ढा कर दीजिए, इधर एक लेफ्ट एक राइट कर दीजिए, ठीक है। तुम बोलोगे ऐसा क्यों सर, इसको नीचे जोड़ दीजिए और इसको भी ऊपर से थोड़ा ऊपर से जोड़ के ऐसे जोड़ दीजिए, नली इसी में अंदर में सीमित रहेगा। ऐसा ही बनाना है आपको, रंगीन नहीं बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं डाइजेस्टर। डाइजेस्टर इसलिए कहते हैं, डाइजेस्टर ऐसे आपको लिखते हैं, डाइजेस्टर हिंदी में भी, ठीक है, डाइजेस्टर ठीक रहेगा, ऐसा ही लिख लेना। डाइजेस्टर में क्या होता है, मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाता है, नहीं तोड़ा जाता है, जो मटेरियल डालते हैं, इधर से मटेरियल डालने का रास्ता है, इधर जब गैस वगैरह बन जाए इधर से मटेरियल निकालने का रास्ता है, पहले ये समझ लो, ठीक है। अब कैसे देखो मटेरियल, ऊपर में एक टैंक और बनाया जाता है इसके साथ, जिसमें गैस को जमा किया जाता है, जब गैस बन के ऊपर भागेगा ना तो जमा होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा मटेरियल डालते हैं, तो पहले मैंने तो बोला था गोबर डाला जाता है मेनली, तो आपको अगर सड़ा गला भूसा सब भी है, ये भी सब भी डाल देता है लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी गैस प्रोडक्शन होता है, ठीक है, बैक्टीरिया तोड़ देता है उसे भी, लेकिन सड़ा गला होना चाहिए जो कि तोड़ने में आसानी हो, इस डाइजेस्टर में, डाइजेस्ट करने वाला टैंकी, ठीक है। अब देखिए इधर से क्या करते हैं, ऊपर वाला टैंक से जो आपका जो है लेफ्ट साइड है, डंग और वाटर का स्लरी का मतलब लसलसा टाइप का, इसमें डाला जाता है ज़्यादा करके पानी और डंग, जो कि आसानी से यहाँ पहुँच जाए अंदर। जब यहाँ पहुँच गया मटेरियल, तो इसमें जो बैक्टीरिया मौजूद है, डंग में भी वो बैक्टीरिया होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है वो डंग में भी होता है। डंग में क्यों होता है, गोबर में, क्योंकि जब पशु खाता है क्या चीज़, भूसा वगैरह या फिर घास वगैरह, तो उसमें क्या है, सेल्यूलोज है, क्योंकि प्लांट का प्रोडक्ट है तो सेल्यूलोज है, हाँ, क्योंकि सेल्यूलोज क्या होता है, कोशिका भित्ति में होता है। तो उसको तोड़ने के लिए काऊ के जो स्टोमैक है, जिसको रूमेन कहते हैं, शायद मैंने ऊपर नहीं लिखा होगा रूमेन, या लिखा भी होगा रूमेन, यानी काऊ का जो एक स्टोमैक है, आमाशय है, उसमें एक रूमेन हिस्सा होता है। उस रूमेन में वो बैक्टीरिया नेचुरली रहता है, प्राकृतिक रूप से, जिस बैक्टीरिया का मैंने नाम बोला था मिथेनोबैक्टीरियम। वो क्या करता है कि उस सेल्यूलोज को जो प्लांट भूसा या घास खाया उसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद जो है काऊ क्या करता है, एनर्जी पाता है। इसका मतलब है जब गोबर के साथ निकलेगा तो ये जो है कुछ न कुछ बैक्टीरिया उसमें रह जाएगा, तो कुछ बैक्टीरिया पहले से भी रहता है, और आप डाल भी सकते हो इसमें, प्राकृतिक बाहर से ला के डाल भी सकते हो, क्योंकि इसको तोड़ना है जो मटेरियल है वो, और जो मटेरियल बचा हुआ है डंग में या भूसे में, जब ये तोड़ेगा मटेरियल किसको, सेल्यूलोज को, तो गैस बनाएगा। कौन कौन गैस बनाएगा, तो गैस बना के ऊपर भाग जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा सर, टंकी में जाएगा। किस टंकी में जाएगा, तो ये जो होल्डर है जिसको कहते हैं होल्डर, कौन होल्डर कहते हैं, गैस होल्डर, यानी गैस को रखने वाला, ठीक है। अब इसमें मेन गैस क्या होता है, CH4, तो मैंने बोला था मीथेन गैस होता है, CO2 होता है, H2S होता है, H2 होता है, ये डॉट डॉट कर दिया, देखते हो NCERT, लेकिन मैंने आपको ऊपर में नाम लिख दिया है, ठीक है। इस गैस होल्डर में जब जमा होगा गैस, तो फिर आप जो है ऊपर से गैस के एक और नली जो है रास्ता रहता है, इससे आप निकाल करके सिलेंडर में भर सकते हो, जब जलाने का मन हुआ जलाया, ठीक है, ईंधन के रूप में या लाइट के रूप में, ठीक है। अब कहता है कि ये सलज क्या है, सलज तो मैंने बोला था अपंग की तरह कहा था, मतलब बेकार पदार्थ। अब एक बात बोलता हूँ, जब आपका गैस प्रोडक्शन हो गया तो क्या करोगे, ज़िंदगी भर वही गोबर रहेगा क्या, उसी को डाइजेस्ट करते रहेगा बैक्टीरिया क्या, उसी का सेल्यूलोज को तोड़ते रहेगा क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं, और आप भी बोलेंगे नहीं। एक
हद होने के बाद, एक लिमिट होने के बाद, जब गैस इसमें ख़त्म हो जाएगा, इससे अब तोड़ने के लायक नहीं रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, निकाल लेते हैं इधर से ये मटेरियल को। यही मटेरियल क्या कहलाता है, सलज कहलाता है, जिसको खेतों में जाके मिला देते हैं, जो कि खाद का काम करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोगैस प्लांट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से आप इसको देखेंगे। हमें नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि ये रटने वाला नहीं था, समझने वाला था। ठीक है, चलिए अब यहाँ आप पढ़ लिया आपने टिपिकल बायोगैस प्लांट, ये फिगर बनाना है आपको। ठीक है, अब एक चीज़ तो पढ़ लिया बायोगैस प्रोडक्शन में क्या भूमिका है, किसका, माइक्रोब्स का। अब दूसरा भूमिका, पाँचवा पढ़िए, आज पाँचवा भूमिका पढ़ा है, क्योंकि जब चैप्टर ये 2-3 तारीख को स्टार्ट किए थे तो आज तो ख़त्म होने वाला है। तो मैंने कहा था इसमें कम से कम 5-6 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है, यही मैंने कहा था। ठीक ना, तो चलो एक बार फिर से देखते हैं कि दूसरा यूज क्या पढ़ते हैं। तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, इसका हिंदी में मैंने बगल में लिख दिया। देखो मैं पहले ही बोल दिया, जिसको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी लिख दिया, जिसको अंग्रेजी में थोड़ा जानना है तो अंग्रेजी लिख दिया। और मेरा कहना है कि कम से कम वर्ड को इंग्लिश में ज़रूर जानो, हिंदी तो पढ़ ही रहे हो, तो ताकि तुमको आगे अगर बायोलॉजी के फील्ड में बढ़ते हो तो आपको बहुत आसानी होगा। आप हिंदी में पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत लड़का लोग देखते हैं या बहुत साइट देखते हैं कि ये इंग्लिश वर्ड लिखता ही नहीं है, ये सब सिर्फ हिंदी, तो उसमें दिक्कत है। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, तो वहाँ आपको दिक्कत हुआ है, आगे कंपटीशन में भी दिक्कत होगा, और आगे का जो आप बायोलॉजी में अपना करियर बनाओगे, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में बनाओ, चाहे तुम मेडिकल फील्ड में बनाओ, चाहे जीएनएम बनाओ, चाहे एएनएम बनाओ, चाहे ओटी बनाओ, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर करो, चाहे तुम बीएससी नर्सिंग करो, बीएससी एनेस्थेसिया करो, जितने में फील्ड में जाओगे, चाहे पैथोलॉजी लैब करो, चाहे डीएमएलटी करो, चाहे बीएमएलटी करो, हज़ारों ब्रांच हैं, हज़ारों तो नहीं लगभग 100 ब्रांच हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग करो, जो भी करो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनो, बायोटेक्नोलॉजी करो, या जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स करो, तो तुमको जो है इंग्लिश थोड़ा वर्ड जानना ही पड़ेगा, आगे कोई उपाय नहीं है। और कुछ कंपटीशन में देखते हैं अब अंग्रेजी ही वर्ड पूछता है, जैसे बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, तो तुम बच के नहीं जा सकते। कुछ बच्चे तो देखते हैं पूरा एकदम पढ़ता है पीड़कों में, ये पीड़कों, अब पीड़क पूछता ही नहीं, सीधा पूछता है पोमेका सोट ऑफ पेस्ट। तो इंग्लिश जब पेस्ट पढ़े ही नहीं हो तो तुमको दिक्कत होगा। इसलिए मेरा मानना है, और अगर आपको पीड़कों भी जानते हो, पेस्ट भी जानते हो, दोनों जानते हो तो अति उत्तम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हिंदी जानो, मगर कुछ का अंग्रेजी भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलो कहता है पहली बात तो यहाँ जैव नियंत्रक कारक यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट है क्या, और इसके रूप में सूक्ष्मजीव कैसे काम करता है। तो पहले जैव नियंत्रक, जैव मतलब जीवित द्वारा नियंत्रक, नाम से ही है, और वो कारक कहलाता है। कारक मतलब करने वाला। जैव नियंत्रक कारक यानी कि किसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए जैव का ज़रूरत होता है। जैव क्या है, यहाँ सूक्ष्मजीव है, माइक्रोब्स, और कारक के रूप में काम करता है। तो कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकली जो कुछ है यानी जीवित, जैसे यहाँ सूक्ष्मजीव जीवित है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। किस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है भाई, तो रोगों को या पीड़क से। जैसे एक बात मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये जो पत्ती है छोटा सा पौधा का, इसको कोई कीड़ा आके काट लेता है और इसको खाता है। किसको खाता है, इस पत्ती को। इसके लिए ये पीड़क हो गया। कोई बैक्टीरिया है, इस पर लग जाता है, इस प्लांट पर, इसको रोग कर देता है, इसको पादप रोग कहते हैं। तो पादप रोग और पीड़क से बचाने के लिए अगर किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब ये जो हम कंट्रोल किए इसको मारने के लिए, तो कोई सूक्ष्म जीव किए, बीमारी किसी से हो, सूक्ष्म जीव से हो या किसी चीज़ से हो, हाँ, या फिर ये कीड़ा को मारने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग किए, तो ये जीवित चीज़ न हुआ। तो इसका मतलब है जैव नियंत्रक, यानी कि इसको नियंत्रण तो किए, लेकिन किससे, जीवित चीज़ों से किया, इसीलिए कहते हैं जैव नियंत्रक कारक कहते हैं इसको। समझने की बात है, ठीक है। तो चलिए अब आपका कॉन्सेप्ट बना। तो पहली बात हम जैव नियंत्रक क्या है इसको देखें। तो कहता है पादप रोगों
और पीड़कों का मतलब पीड़ा देने वाला, इसको कहते हैं पेस्ट। से कोई इंसेक्ट हुआ, कीड़ा हुआ, वो पीड़क के श्रेणी में आ जाएगा। से किसी का पत्ती खा जाएगा, ठीक है, किसी का पत्ती खा जाएगा। तो कहता है पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि मतलब जिंदा विधि का प्रयोग ही क्या कहलाता है, जैव नियंत्रण कहलाता है। यानी कि नियंत्रण तो किए लेकिन किसके कारण किए, किसके मदद से किए, जैव वैज्ञानिक यानी जीवित चीज़ों की मदद से किया, जैव वैज्ञानिक विधि से किया, ठीक है। अब कहता है कि आप जो हैं देखा होगा या सुना होगा कि रसायन का प्रायः हम लोग यूज करते हैं किसी कीड़ा को मारने के लिए, रसायन का यानी केमिकल का यूज करते हैं, रसायन का, ठीक है, किसको मारने के लिए, पीड़कों को, यानी कि वो कीड़ा वगैरह जो है, या किसी बैक्टीरिया को या किसी फंगी को मारने के लिए। वह जो रसायन होता है मारता तो सही है, लेकिन वो मिट्टी में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, किसी फसल में मिल जाता है, सब्जी में मिल जाता है, और उसको दूषित कर देता है, और उसको खाने से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण भी करता है। तो रसायन का बहुत अधिक उपयोग करते हैं नियंत्रण में, चाहे पीड़क को नियंत्रण करें, चाहे किसी चीज़ को नियंत्रण करें, या पादप रोग को नियंत्रण करें। तो रसायन का यूज करने से उसका कमी तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रदूषण कर देगा। इसी को कम करने के लिए हम लोग क्या विधि को अपनाया, वायु नियंत्रण, जैव नियंत्रण, यानी जीवित जीवों से वह प्रदूषण कम करता है, ना के बराबर करता है, क्योंकि वो जीव तो प्राकृतिक रूप से पाया ही जाता है, बस उसी का उपयोग कर दिया दूसरे को हटाने के लिए, ठीक है। तो अब इसी को कॉन्सेप्ट को देखिए आप यहाँ पर कि प्राय रसायन का उपयोग होता है पीड़कों को मारने के लिए, और यह रसायन क्या होता है, बहुत टॉक्सिक विषैला होता है और हानिकारक भी होता है, अन्य जीवों को भी नुकसान करता है। जिसको करना चाहिए उसको करेगा, जैसे यह मिट्टी, पानी, फल, सब्जी, फसल को प्रदूषित भी करता है। अतः इससे बचने के लिए हम लोग क्या उपाय किया, जैव नियंत्रण का, मतलब जीवित चीज़ों से नियंत्रण करो, ताकि इस रसायन का इस्तेमाल कम हो जाएगा। जब इस रसायन का इस्तेमाल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रदूषण कम होगा, और पीड़क से भी या किसी पादप का रोग से भी उसको मुक्ति मिल जाएगा। अच्छा, कुछ रसायन का नाम आप जानते हो जो कि छिड़काव करता है, पीछे एक बैग लाद देगा प्लास्टिक का, और उसमें मटेरियल भर रहता है, पानी मिला करके उस रसायन को पानी में मिला देता है, छिड़काव करता है। देखा होगा बैगन के अथी पर, या फिर किसी, अभी भी धान के खेत में बहुत लोग देखता है कीड़ा लग रहा है तो दे देता है, रसायन को छींट देता है। तो वही कुछ रसायन का नाम, जैसे इंसेक्ट को मारने वाला जो मटेरियल है रसायन, उसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। क्या बोला, इंसेक्टिसाइड्स, यानी कीटनाशियों, कीट को नाश करने वाला केमिकल। देखो यहाँ लिख दिया किल द इंसेक्ट, ये मत समझना कि हमने यहाँ पे लिखा है या किल करता है, तो मैंने यहाँ पे शब्द भी लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। सिर्फ कीटनाशियों लिखा रहेगा मतलब एनसीईआरटी में तो आपको समझने में दिक्कत होगा, लिख दिया किल द इंसेक्ट, इंसेक्ट यानी कीड़े को मारता है। पीड़कनाशियों, जो पीड़क देता है पेस्टिसाइड, वो किल करता है पेस्ट्स को। तो पेस्ट तो वही कीड़े सब भी होते हैं अलग अलग तरह का। वीडीसाइड मतलब खरपतवार नाशियों, यानी खरपतवार को जब उसको नष्ट करने के लिए केमिकल होता है उसको कहते हैं वीडीसाइड, यानी किसको मारता है, किल वीड। वीड का मतलब समझते हो ना, जैसे अभी जो है धान का सीजन है तो धान में केराना समझते हो ना, धान में केराना नहीं समझते हो, चलिए कोई नहीं दिक्कत है। बगल में देखो वो धान के इर्द गिर्द एक छोटा छोटा पौधा हो जाएगा जो धान नहीं है, ये धान है आपका, ये छोटा छोटा पौधा है, इसी को निकाल फेंकना। देखते हो लोग चुनता है, अभी देखा होगा खेतों के सीजन में इसको चुन चुन के निकालता है। तो इसी को मारने के लिए इसको कहते हैं खरपतवार, यानी फालतू चीज़। इसको मारने के लिए भी केमिकल आया है जो धान को नुकसान नहीं करेगा लेकिन उसको मार देगा। तो ये सब ठीक है, उसको कम किया, लेकिन ये क्या है, रसायन है ना जी। अगर रसायन है तो जितना यूज करोगे उतना ही मिट्टी को प्रदूषण करेगा, मिट्टी फिर पानी में मिलेगा, पानी प्रदूषण होगा, जब प्रदूषित हो जाएगा तो हम लोग को भी नुकसान करेगा। तो इसीलिए हम लोग नियंत्रण करेंगे इस चीज़ का, लेकिन किसके द्वारा, जैव विधि के द्वारा, जिसको कहते हैं जैव नियंत्रण। उसी में अहम भूमिका देखेंगे किसका, कुछ सूक्ष्म जीव का। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि अब इतना कॉन्सेप्ट बनने के बाद आपको पता चलना चाहिए कंट्रोल कैसे करते हैं, बायो कंट्रोल।
जीवित जीवों से कंट्रोल। एग्जाम्पल हो बायो कंट्रोल, जैव नियंत्रण। लेडी बर्ड देखा है? अरे कुछ नहीं, छोटा सा वो होता है लेडी बर्ड, कीड़ा ही होता है एक तरह से, ब्रिंग कहते हैं उसको। उस पर लाल और जो है काला का पट्टीधारी होता है। ड्रैगन फ्लाई देखा होगा, इसको कहते हैं व्याध पतंग, जिसको आप पकड़ते हो अभी के सीज़न में, बरसात के सीज़न में होगा। ऐसा कुछ होगा, ऐसा बॉडी होगा और पीछे पूँछ होगा, इस पर जो है ऐसे करके, ऐसा पारदर्शी जो है 2 पंख होता है ऐसे करके, ठीक है, उड़ते रहता है, बच्चा इसके पीछे भागता है, इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। लेडी बर्ड, तो ये दोनों क्या करता है क्रमशः, ये एफिड को खुद खा लेगा, एफिड एक कीड़ा होता है, और ये ड्रैगन फ्लाई किसको खाता है? मच्छर को। तो जहाँ मच्छर ज़्यादा है वहाँ ड्रैगन फ्लाई को छोड़ देंगे, जहाँ एफिड ज़्यादा है वहाँ लेडी बर्ड को छोड़ देंगे। तो ये दोनों जीवित चीज़ था, और मारा किसको? जो नुकसान पहुँचाता था, एफिड कीड़ा और मच्छर। तो ये दोनों को जो मुक्ति मिला, बायो कंट्रोल न हुआ, जैव नियंत्रण हुआ, यानी जीवित चीज़ों से नियंत्रण हुआ। लेकिन ये सूक्ष्म जीव नहीं है, सूक्ष्म जीव भी हम लोग का सहायक होता है। देखते हैं आगे। तो अब देखिए बैक्टीरिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया। बैक्टीरिया क्या है? सूक्ष्म जीव है, नाम से जानते हैं। लेकिन बैक्टीरिया बहुत प्रकार, जैसे सिफिलिस बैक्टीरिया हुआ, बहुत सारा बैक्टीरिया है, इश्चेरिशिया कोलाई हुआ, बहुत सारा बैक्टीरिया का जो आपने नाम से, डायरिया भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। लेकिन यहाँ जो बैक्टीरिया है दूसरा, उसका नाम है बेसिलस थुरिनजेन्सिस, यहाँ लिखा हुआ है बेसिलस थुरिनजेन्सिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसका नाम है शॉर्ट में बी से बेसिलस और टी से थुरिनजेन्सिस, इसको कहते हैं बीटी। इसको शॉर्ट में जैसे ही बीटी बोलेगा ना, समझ जाना कि क्या किसका नाम बोला, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बेसिलस थुरिनजेन्सिस। इसका उपयोग जो है कीट को मारने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कीट को क्या करता है? मार देता है। जैसे ही कीट के पेट में जाएगा ना, तो पेट में छेद कर देता है, तो कीटों को मारने के लिए किया जाता है। करता क्या है? इसका स्पोर का मतलब जो नन्हा इसका जो अभी मतलब कि बहुत सारा, मतलब बेसी मैच्योर नहीं कहते हैं, परिपक्व नहीं कहते हैं, इसका स्पोर किसका? बीटी का, बेसिलस थुरिनजेन्सिस का स्पोर बीजाणु को पानी में मिला लेते हैं। और जिस प्लांट पर कीड़ा लगा हुआ है उस प्लांट पर हम लोग इसको क्या करते हैं? छिड़काव कर देते हैं। चाहे वही फसल हो, प्लांट हो, कोई भी फल पादप हो, फल पादप मतलब फ्रूट का पादप हो, उस पर क्या करते हैं? छिड़काव कर देते हैं। जैसे छिड़काव किए तो जैसे ही पत्ती खाया तो कीटों के द्वारा खाने लगता है, तो कीटों के आंत में चला जाता है, और जैसे आंत में गया तो ये कहा था मैंने ना कि ये छिद्र कर देता है, उसके छिद्र कर देता है, और इससे क्या होता है? वो कीड़ा खुद मर जाता है। तो हुआ ना, क्या हुआ? बायो कंट्रोल मेथड, यानी जैव नियंत्रक, यानी जीवित चीज़ों से, बैक्टीरिया से नियंत्रण किया, कोई आपने रसायन का उपयोग नहीं किया। आजकल तो एक सुंदर सा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, और ज़रूर पढ़ाएंगे नेक्स्ट, चाहे थोड़ा लेट हो जाए लेकिन पढ़ाएंगे तो ज़रूर। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि आपका सिलेबस में हटाया भी नहीं है, जो नया सिलेबस दिया है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से, मतलब इस ब्रांच में क्या करते हैं? किसी का जीन निकाल के किसी में डालते हैं। तो क्या किया, वो जो बीटी था, यानी कि बेसिलस थुरिनजेन्सिस जो बैक्टीरिया था, उसका एक जीन था जिसका नाम था बीटी जीन, जो विषैला जीन था, उसी को निकाल करके पादप में डाल दिया। अब जो आजकल का पादप है उसमें खुद ब खुद ये जीन रहता है। जब ये जीन रहेगा तो वो जीन क्या करता है? एक प्रोडक्ट बनाता है, और वही प्रोडक्ट से क्या है? उसको हानि हुआ। किसको हानि हुआ था? कीड़ा को, उसके पेट में छेद कर दिया था। तो आजकल क्या करते हैं? बीटी जीन को निकाल करके प्लांट में मैंने पहुंचा दिया, प्लांट मतलब पादप में पहुंचा दिया, ताकि पादप में कीटों से सुरक्षा खुद ब खुद मिल सके। बीटी कॉटन मतलब समझा? जैसे बहुत एग्जाम्पल है आजकल आया है, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, कॉटन कपास, बीटी बैगन मन की ब्रिंजल, बीटी मेज, बीटी मक्का, ये सब लिखा है तो समझना कि इसमें जीन डाल दिया है। किसका? बेसिलस थुरिनजेन्सिस का जीन। वही जीन जो एक ऐसा उत्पाद बनाता है जो कि इंसेक्ट के द्वारा खाने के बाद उसके आंत में छिद्र हो जाता है और मर जाता है। तो प्राकृतिक रूप से आप छिड़काव कर सकते हो, या वो जीन निकाल करके आप डायरेक्ट डाल दो। आजकल जो आते हैं कॉटन वगैरह, यही सब आता है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, यही सब, बीटी मेज। आजकल जो आपने इर्द गिर्द मक्का लगाते हो ना, वो बीटी होता है। बीटी का मतलब उसमें ऐसा जीन डाला है जो कि एक ऐसा उत्पाद बनाएगा खुद ब खुद उस मक्का में, कि उसका पत्ती जैसे ही इंसेक्ट खाएगा तो वो बीटी का, बेसिलस थुरिनजेन्सिस का वो जीन रहेगा, तो उसका प्रोडक्ट बनेगा और उसके आंत में जाएगा, तो वो कीड़ा खुद ब खुद मर जाएगा। और ना कीड़ा ज़्यादा वृद्धि करेगा और ना संख्या बढ़ाएगा,
ना ही मक्का को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो आजकल इतना एडवांस हो गया है बायोलॉजी, और हम लोग तो बस नाम ही पढ़ने में रह जाते हैं, उतना भी हम लोग सीख नहीं पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। फिर तीसरा एग्जाम्पल दिए किसका, बायो कंट्रोल का, और एक भी फालतू नहीं है जी, पढ़ना है सबको। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा ये हिंदी में भी नाम है, आप ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लिश में लिख दिया ट्राइकोडर्मा। ये एक मुक्त जीवित कवक है, कवक है मतलब फंगी है, मुक्त मतलब किसी से मतलब नहीं रखता है, अपने आप अकेला भी रहता है, ये किसी से साथ में नहीं भी रहेगा तो भी अकेला रहता है। तुम बोलोगे ऐसा शब्द क्यों बोला सर, कुछ ऐसा जो है जीव है जो किसी के साथ रहेगा तभी वो जीवित रहेगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा, उसको कहते हैं हम लोग सहजीवी। तो इसका भी उदाहरण देखेंगे हम लोग। तो यह क्या करता है ट्राइकोडर्मा, जो मुक्त रूप से रहता है, तो मूल पारिस्थितिक तंत्र, मतलब जहाँ पे जड़ है उसको कहते हैं मूल, जड़, उस तंत्र के इर्द गिर्द रहता है प्लांट का, और दूसरे तरह का जो रोगजनक है जो इस पादप को, इस प्लांट को रोग कर सकता था, उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। एक फायदा हुआ, समझा बात को, कुछ नहीं, फिर से ट्राइकोडर्मा पढ़ाना पड़ेगा, लगता है तुम लोग नहीं समझ पाए। ट्राइकोडर्मा एक फंगी है, कवक है, जो मुक्त रूप से रहता है मिट्टी में, और मिट्टी में रहता है तो मतलब प्लांट है तो उसके जड़ के इर्द गिर्द रहेगा। तो वह रहने से क्या होता है कि जड़ के इर्द गिर्द जब रहेगा तो अन्य तरह का जो बैक्टीरिया है या पादप को रोग करने वाला है, जनक है, उसको क्या करता है, प्रभावी नहीं होने देता, उसको नियंत्रण करता है। तो ये भी एक तरीका हुआ नियंत्रण करने का। अब एक प्रकार का वायरस है, देखिए एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताया, दूसरा कवक का एग्जाम्पल बताया, आज वायरस का बता रहे हैं। बैक्यूलो वायरस, बकलोल वायरस नहीं, बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस, यह भी एक रोगजनक है जो कुछ कीटों को मारता है। इसमें कीटों तथा आर्थ्रोपॉड में जो जुड़ा हुआ संधिपाद है, जिसका जुड़ा हुआ पैर रहता है, 15-20 या 8-10 पैर वाला रहेगा, रेंगते रहेगा कीड़ा की तरह, वो सबको खा जाता है, वो सबको खाता नहीं, वो सबको क्या कर मार देता है, कौन, बैक्यूलो वायरस। अब बैक्यूलो वायरस में एक सुंदर सा एग्जाम्पल है मुख्यतः न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस। इसी बैक्यूलो वायरस में जो मुख्यतः यही काम करता है, जो किसको मारता है, कीट को और आर्थ्रोपॉड को मार देता है, ठीक है। तो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस जो बैक्यूलो वायरस के अंदर ही आता है, उसी का श्रेणी में आता है। यह जैव नियंत्रण का काम करता है, जो कि एक चीज़ करता है कि टारगेट को ही मारता है। टारगेट मतलब समझता है ना, जिसको, जैसे कि मान लीजिए कि मारना है किसको, कुछ कीट को या फिर आर्थ्रोपॉड को, संधिपाद वाले कीड़ों को, वह कीड़ा जिसको बहुत ज़्यादा पैर है, जो रेंगते हुए चलता है, जिसको कनगोजरा हुआ सब, कनगोजरा हुआ कुछ ऐसे बोलता है, ठीक है। तो कहता है कि उसको मारेगा, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें एक यही खूबसूरती है इस वायरस में, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस में, कि जिसको नियंत्रण करना है उसी को नियंत्रण करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। यानी यह नॉन टारगेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नॉन टारगेट मतलब जो टारगेट में नहीं है, और जो टारगेट में है उसी को नुकसान पहुँचाता है। तो ये एक फ़ायदा ये भी है कि यह टारगेट को ही मारेगा। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा तो सूक्ष्म जीव का ही देखा, ऊपर का एक एग्जाम्पल छोड़ करके, जो 3 देखा नीचे 2, 3, 4, तो सूक्ष्म जीव ही था, चाहे वो वायरस था, चाहे वो कवक था, फंगी, चाहे वो बैक्टीरिया था। तो सूक्ष्म जीव को नियंत्रण देखा, कीड़ों से करता है या फिर किसी संधिपाद वाले कीड़ा से करता है। तो ये जो है जैव नियंत्रण हुआ, क्योंकि एक जीवित को दूसरे जीवित के द्वारा नियंत्रण किया गया। अब आगे एक चीज़ और देखते हैं। अभी लास्ट, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इवन नॉट दिस चैप्टर, लास्ट यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा आज आपका। तो चलिए कि माइक्रोब्स को फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र समझते हो ना, जनरल भाषा में खाद बोलते हैं जी, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनता है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो सुनना चाहे उनको सुनना चाहिए, कि माइक्रोब्स जो हैं फर्टिलाइज़र का अगर काम करेगा तो उसको बायो फर्टिलाइज़र कहेंगे, क्योंकि ये माइक्रोब्स क्या है, जिंदा है, जीवित है। तो बायो का मतलब जीवित होता है, तो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज होता है क्या, तो जैव उर्वरक का मतलब फर्टिलाइज़र, और जैव का मतलब जीवित, बायो फर्टिलाइज़र का हिंदी होता है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, सभी नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सूक्ष्म जीव हर काम नहीं कर सकता है। कोई
जो है नुकसान ही पहुंचाता है, कोई अच्छाई करता है, कोई बायोगैस प्रोडक्शन करता है, तो क्या लगता है सभी बायोगैस ही प्रोडक्शन करता है क्या? तो सूक्ष्म जीव का क्या अहम भूमिका है? तो देखते हैं कौन कौन सूक्ष्म जीव है जो प्राकृतिक रूप से फर्टिलाइज़र का काम करता है, यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिसमें नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ाता है मिट्टी में, या फास्फोरस की क्षमता बढ़ाता है। तो यही चीज़ तो हमको सीखना है या जानना है, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, प्रायः जो हम लोग खेतों में देखा होगा, अभी तुम लोग गांव में है, ज़्यादा करके जब हिंदी भाषी हो तो 80 से 90% तो गांव में रहते हो या गांव के इर्द गिर्द रहता है, तो खाद देते हो ना, जिसको कहते हैं फर्टिलाइज़र। तो वो जो डालते हो तुम यूरिया या पोटास, ये सब रसायन है, रासायनिक खाद है, ये फैक्ट्री में बना हुआ है। जितना ज़्यादा तुम खेतों में दोगे ना, खेत का उतना ही सत्यानाश होगा। अभी तो तुम्हारा उपज हो जाएगा, लेकिन वो जो मिट्टी का जो मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि कमज़ोर हो जाएगा। एक एग्जांपल बताते हैं। कभी मैं फेसबुक में मैंने पढ़ा था कि बॉडी जो है, आप अगर कैप्सूल खा के बनाते हो, बॉडी बिल्डिंग जो करते हो, कैप्सूल खा के बनाते हो बॉडी बिल्डिंग, तो वो बहुत दिन तक बॉडी आपका नहीं रहेगा। बाद में धीरे धीरे वो बॉडी क्या हो जाएगा, आपको दिखने लगा, ढीला ढाला हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसलिए कैप्सूल से बनाया गया बॉडी बहुत दिन तक नहीं रहता। ये फेसबुक का ज्ञान है भाई, ये मैं अपना ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और जब आप कसरत करके बॉडी बनाते हो, खाना खा के बॉडी बनाते हो, तो ये लंबा समय तक जाएगा बॉडी, मतलब कि ये शरीर लंबा समय तक टिका रहेगा। सेम बात वही है यहाँ पर। अगर रसायन डाल करके आप खेत को मजबूत कर रहे हो, रसायन डाल करके, यानी फर्टिलाइज़र जो पोटास है या यूरिया है, तो वो तो तत्काल तो आपको दे देगा कि बहुत शक्ति हो गया उस खेत में और आपको उपजाऊ कर देगा। लेकिन बाद में वही मिट्टी जो है ना, बेचारा परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें काबिल नहीं रहेगा कि मेरे पास और कुछ गुण है जो अगले साल में उपजा सकूं। फिर आपको खाद देना पड़ेगा। ऐसे करते करते आप खेत का सत्यानाश कर दोगे, और कर दिया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक जो उर्वरक है, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र को जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ही। तो सरकार ने या फिर साइंस ने क्या किया कि ऐसा तरीका अपनाया कि सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। ये तो सत्यानाश नहीं करेगा ना, क्योंकि रसायन तो है नहीं, ये जीवित जीव है। अगर मर भी जाएगा तो मरा हुआ इसका चीज़ मिट्टी में मिल जाएगा, तो और फ़ायदा है। तो यही चीज़ आपको करने के लिए सूक्ष्म जीव को हम लोग आजकल यूज करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, उर्वरक के रूप में, जिसको कहते हैं क्या हम लोग, जैव उर्वरक। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक बात बताता हूँ कि प्रायः हम लोग रासायनिक उर्वरक, वही केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग खेती में करते हैं, जो हमारे वातावरण को, जो मौजूद जो है मिट्टी है, उसको प्रदूषित करता नहीं, कमज़ोर भी करता है। अतः इसका उपयोग कम करने के लिए जैव उर्वरक का हम लोग बढ़ावा देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर कह सकते हो कार्बनिक खेती करते हैं। कार्बनिक मतलब कि कह सकते हो, जैसे मान लीजिए कि गोबर डाल दिए, हाँ, सड़ा गला भूसा डाल दिए। ये क्या किया, मिट्टी का उर्वरा शक्ति को बढ़ाया, उसमें नाइट्रोजन, कार्बन या फास्फोरस की मात्रा बढ़ाया, जिससे अगले साल जब आप कोई फसल उसमें लगाते हो तो उसका उत्पादन बहुत होता है और अच्छा होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं, बायो फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बनाया और दिया। आप जितना, जैसे कि किसी बुक को पढ़ोगे तो वो एक ढांचा बनाएगा, तब तो आपको समझ में आएगा। तो ढांचा तो या तो बोलना पड़ता है या तो लिखना पड़ता है। कुछ मैंने लिखा, कुछ आपको बताया, समझाया। अब व्हाट इज़ द फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र क्या है, ठीक है। जैव उर्वरक क्या है, तो कहता है यह एक प्रकार का जीव है, यानी सूक्ष्म जीव है। प्रायः सूक्ष्म जीव ही कहोगे तो चलेगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव ही प्रायः हम लोग यूज करते हैं, जो मृदा का, यानी मिट्टी का पोषक गुणवत्ता मतलब जो उसका फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सबको क्या करता है, गुणवत्ता को बढ़ा देता है। जब मिट्टी का पोषक गुणवत्ता को ही बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है मिट्टी में शक्ति आ गया। और जब मिट्टी में शक्ति आ गया तो आप उसमें कोई भी फसल लगाओगे वो अच्छी तरह से वृद्धि करेगा और वो फसल अच्छी तरह से होएगा। और जब अच्छी तरह से फसल होएगा तो इसका मतलब उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो आपका जो है, जो चाहिए आपको उत्पादन वो मिल जाएगा, खाना पूर्ति हो जाएगा। तो बायो फर्टिलाइज़र यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, नॉट फर्टिलाइज़र, कि यह जैव उर्वरक किसे कहते हैं, ये एक प्रकार का जीव है। यही अगर रहता सिर्फ फर्टिलाइज़र तो आप कहते नहीं ये एक प्रकार का जीव नहीं, ये एक प्रकार का रसायन है सर, ठीक है। अब कहता है तो जैव उर्वरक के रूप में जो रसायन का जो जैव उर्वरक के रूप में जीवित चीज़ों का
सूक्ष्म जीव का जो उर्वरक के रूप में काम करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देंगे आप? तो हाँ भाई, एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आप समझोगे कैसे? तो चलो आज देते हैं एग्जाम्पल। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है जो बायो फर्टिलाइज़र का काम करता है, यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिसमें 2 तरह के बैक्टीरिया हैं। देखो, इसको मैं डायग्राम से बनाया है, इस तरह आपको बना के लिख लेना है। आपको तो लाइन बाय लाइन मिलेगा बुक में, तो पढ़ने में आपको जो है थोड़ा सा लगेगा कि हिस्ट्री टाइप का पढ़ रहे हैं। हाँ, समझना तो है, लेकिन हिस्ट्री टाइप का पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बाइफरकेट करके 2 लाइन दिया कि भाई 2 तरह के बैक्टीरिया इसमें देखा गया। एक वैसा बैक्टीरिया जो मुक्त अवस्था में रहता है, मतलब किसी के साथ मिलकर नहीं रहता, अपने आप रहता है, तो कहते हैं फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया, यानी मिट्टी में हुआ बैक्टीरिया जो कि मुक्तावस्था में रहता है, फ्री अवस्था में, मृदा में मुक्तावस्था। हिंदी भी लिख दिया भाई, क्योंकि मैंने बोला था हिंदी इंग्लिश तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इंग्लिश में कुछ वर्ड। कहता है यह नाइट्रोजन में क्या करता है जो, अच्छा एक बात बताओ, तो बताते हैं तुमको, यदि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो एक बात करना चाहते हैं। नाइट्रोजन तो हर किसी को चाहिए, हमको भी चाहिए नाइट्रोजन, प्लांट को भी चाहिए। हम तो प्लांट से खाते हैं मटेरियल, उससे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। प्लांट किससे प्राप्त करता है? पौधा किससे प्राप्त करता है? तो मिट्टी से। मिट्टी में नाइट्रोजन रहेगा तब ना जी। अब एक सवाल है, तुम बोलोगे सर कैसे नहीं रहता है, तो हम बोलेंगे कि अरे 78% नाइट्रोजन तो तुम्हारे वायु में है, जो तुम्हारा वायुमंडल है, वायुमंडल, ठीक है ना, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हो तुम, एटमॉस्फेयर, उसी में तो तुम्हारा 78% है, तो उसी का यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं कर सकते? सांस के द्वारा लेते हैं तो 78% सिर्फ ऑक्सीजन जाता है, नाइट्रोजन नहीं जाता है तुम्हारे नाक में क्या? जाता है जी, लेकिन वो इतना मजबूत होता है ना कि आपके सांस के द्वारा सिर्फ जाता है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर रह जाता है और नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, नाइट्रोजन अंदर नहीं जाता है, फेफड़े से ही ऊपर फिर वापस आ जाता है। तुम बोलोगे ऐसा क्यों सर? या प्लांट भी अपने लीफ जो है, लीफ के द्वारा नाइट्रोजन ले सकता है जो 78% है, तो वो भी नहीं ले पाता है। क्यों सर? इसमें पोर नहीं है, छिद्र नहीं है क्या? छिद्र है तो उससे ऑक्सीजन ही जा सकता है और CO2 ही निकलता है, हाँ, जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर उससे नाइट्रोजन क्यों नहीं ले सका, या हम लोग नाइट्रोजन क्यों नहीं यूज कर पाते हैं? तब हम बोलेंगे कि एक कॉन्सेप्ट बनाओ, क्योंकि केमिस्ट्री तो मैंने बोला है बायोलॉजी का भाई है। नाइट्रोजन जो होता है वातावरण में, से एक नाइट्रोजन है तो इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बंधन होते हैं जो हमारे वातावरण में आप नाइट्रोजन कहते हो। 78% नाइट्रोजन है जहाँ पर रह रहे हो, हाँ, उसके एटमॉस्फेयर में, उसके वातावरण में, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जानते हो सबसे ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, जैसे ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड का, ठीक है, ये इससे कमज़ोर है। और H2 जानते हो ना, H2 तो एक बंधन है, तो एक बंधन वाला क्या होता है, सबसे कमज़ोर होता है, ये तुरंत टूट जाता है। 2 वाला इससे थोड़ा सा और एनर्जी मिलेगा, टूट जाएगा, ये तो जल्दी टूटता ही नहीं है। नाइट्रोजन इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि हम लोग यूज कर भी लें तो इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे, ना तोड़ पाएंगे ना ही हम इसका यूज कर पाएंगे। शरीर के अंदर जब टूटेगा ही नहीं तो नाइट्रोजन का यूज नहीं होगा। तो इसी नाइट्रोजन को तोड़ करके मिट्टी में मिला देना, इसी को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं फिक्स करना, नाइट्रोजन को स्थिर करना, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? कुछ बैक्टीरिया ही करता है या कुछ सूक्ष्मजीव और हैं, कवक भी हैं जो करता है, सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए कहता है ना, कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव इस दुनिया में हैं, अगर वह सूक्ष्मजीव ना रहे तो हम लोग का जीवन संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग जो आज नाइट्रोजन खाते हैं, फल फ्रूट चावल दाल खाते हैं, उसी में जो नाइट्रोजन है वही मिलता है। हम बाहर से सांस के द्वारा नहीं ले सकते नाइट्रोजन, ना नाइट्रोजन लेगा ना वृद्धि, आपका शरीर वृद्धि करेगा ना मेरा शरीर वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि शरीर को वृद्धि करने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन विदाउट नाइट्रोजन नहीं बनता है, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता है। तो हम लोग तो प्लांट से लेकर के नाइट्रोजन पूरा करते हैं, क्योंकि खाना खाते हैं प्लांट का तो उसमें नाइट्रोजन होता है। प्लांट कहाँ से पूरा करता है? तो मिट्टी से खींच करके, तो मिट्टी में रहेगा नाइट्रोजन तब ना। तो नाइट्रोजन जो पूर्ति करता है कौन करता है? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, तो उसी को तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी का उर्वरा शक्ति को बढ़ाया। तो मैंने बोला बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, यानी कि नाइट्रोजन को क्या करता है, मिट्टी में बढ़ाता है। एक है फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया, मृदा में मुक्तावस्था में होता है। एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो मतलब किसी न किसी के साथ मिल के रहता है, जो कहते हैं सहजीवी जीवाणु।
दोनों का एग्जाम्पल बताते हैं। एक का नाम है, इसमें दो एग्जाम्पल दिया है फ्री लिविंग बैक्टीरिया का। एक का नाम है एजोस्पाइरिलम और दूसरा का नाम है एजेटोबैक्टर या एजेटोबैक्टर। बैक्टीरियम मैंने लिख दिया, एजेटोबैक्टर होगा जी, ठीक है। एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर, एक ये दो प्रकार का जो है, ये दो बताया मैंने, ये दोनों बैक्टीरिया है, ये दोनों बैक्टीरिया है जो मिट्टी में मुक्त अवस्था में रहता है, यानी किसी के साथ इसको रहने की ज़रूरत नहीं, अकेला रहता है। और ये जो वातावरण का नाइट्रोजन है इसको मिट्टी में स्थिरीकरण करता है, यानी मिट्टी में बढ़ावा देता है। तो मिट्टी में जब नाइट्रोजन बढ़ा तो क्या हुआ, उर्वरा शक्ति बढ़ा। एक तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु, सहजीवी बैक्टीरिया दलहनी पौधे के जड़ में रहता है, जड़ में निवास करता है। क्योंकि जड़ में निवास करता है तो दलहनी पौधे नहीं रहेगा तो ये भी निवास नहीं करेगा, तो इसलिए सहजीवी कहते हैं। इसमें दलहनी पौधों में रहता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को, प्रचुरता को बढ़ाता है। तुम बोलोगे सहजीवी कैसे हुआ सर, तो सहजीवी ऐसे हुआ कि जैसे ये चना का जैसे तुम उखाड़ोगे झाड़ तो जड़ में देखना कि इसमें जो है गुलाबी टाइप का जो है क्या होगा आपका, गुलाबी टाइप का इसमें गांठ होगा। वही गांठ जो है, उसी गांठ में ये बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। नहीं लिखा आप एग्जाम्पल, राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन में क्या करता है, सॉइल में, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। और इस प्लांट को क्या मिला, नाइट्रोजन मिला, ठीक है। इस बैक्टीरिया को रहने से बैक्टीरिया क्या लाभ मिला कि ये जो प्लांट अपना खाना बनाता है बदले में इस बैक्टीरिया को खाना देता है। तो दोनों सहजीवी हुआ कि लो हम तुम्हारे इर्द गिर्द मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं और नाइट्रोजन तुम पूरा का पूरा जड़ से खींचते जाओ, अब बदले में तुम जो खाना बनाते हो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमको दे देना। दोनों जिंदा रहेंगे, दोनों मस्त रहेंगे। समझ गया। तो सबसे सुपर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखना भूल गए, अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे। राइजोबियम एग्जाम्पल क्या है उस बैक्टीरिया का जो कि दलहनी पौधों के साथ रहता है, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। अंग्रेजी में लिखते हैं राइजोबियम, ठीक है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा ये टॉपिक। तो देखा कैसे सॉइल की मिट्टी में जो नाइट्रोजन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया। चलिए, कहता है कवक, हम काहे पीछे रहेंगे जी, हमको भी क्षमता है कि किसी पौधों को मदद करें कि चलो। कवक का कुछ जो है जाति है जिसका नाम है जीनस, ग्लोमस जाति, नाम ही है ग्लोमस जीनस कवक का। वह क्या करता है, जहाँ पादप, जहाँ पौधा है उसके जड़ में ये निवास करता है। क्योंकि ये जो कवक होता है ये तंतु की तरह होता है, तंतु मतलब धागा की तरह, इसमें जड़ में लिपट के रहता है, लपेट के रहता है। तो जड़ को क्या फ़ायदा हुआ, इसका जो है जड़ जो पहले जो मिट्टी से किसी चीज़ को खींचता था तो कम मात्रा में खींचता था, और यह जो लपेट गया अपने आप को तो इससे क्या हुआ, खींचने का शक्ति बढ़ गया इसका, तो फास्फोरस को खींचता है। ये जो पूरा संरचना कहलाया इसको कहते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। कुछ नहीं जानना है। कवक का एक इस जीनस है जिसका नाम है ग्लोमस। वह ग्लोमस क्या करता है, मिट्टी में जड़ में पौधे, बहुत सारे पौधे के जड़ में लपेट के अपने आप को रहता है। तो उस संरचना को कहते हैं क्या, हम माइकोराइजा। क्या बोलते हैं जी, माइकोराइजा। तो पूछेगा माइकोराइजा कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है कि फंगी बनाता है, कवक। तो तुम क्या बोलोगे, कवक बनाता है। और ये जो जड़ है ना, इसी जड़ में आपका लपेट के रहता है ये ग्लोमस फंगी। तो क्या हुआ, ये फास्फोरस खींच करके प्लांट को देगा, ज़्यादा करके फास्फोरस ही देता है, इसको फास्फोरस खींचने का क्षमता बहुत रहता है। आप प्लांट को जब फास्फोरस मिला, प्लांट को बदले में ये खाना भी देता है, चलो तुम खाना मेरा कुछ खा लो, जो हम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कहलाते हैं। तो ये जो पूरा संरचना कहलाता है जड़ और कौन, कवक, ये जो संरचना बनाया लपेट के, इसको कहते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो यही तो मैंने लिखा है ऊपर में, समझ तो लो। कुछ कवक जीनस ग्लोमस पादप के जड़ों के साथ सहजीवी, सहजीवी मतलब दोनों को मदद मिलता है। एक फास्फोरस देता है मिट्टी से खींच के, दूसरे में बदले में खाना लेता है। कौन, कवक। किससे, पौधा से लेता है खाना।
संबंध स्थापित करता है, इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। यह पादप को मिट्टी से फास्फोरस अवशोषित करता है तथा अन्य रोगजनक चीज़ों से भी क्या करता है, इसको छुटकारा मिलता है। रोग जो जड़ में जो रोग पैदा करने वाला है कुछ, उससे भी। अधिक लवणता नहीं, मिट्टी में नमक की या सॉल्ट की मात्रा अधिक हुआ तो भी ये अपने आप को प्लांट बर्दाश्त कर लेगा। अधिक सूखा हुआ तो भी अपने आप को क्या हुआ, बर्दाश्त कर लेगा। ये सबके प्रति प्रतिरोधकता बनाता है प्लांट को। तो एक फ़ायदा हुआ, फास्फोरस भी लिया और लवणता को भी सहने लायक बनाया, सूखा को भी सहने लायक बनाया, किसको, पौधों को। तो फ़ायदा तो हुआ। तो यह जो है फास्फोरस को प्लांट को देता है। तो देखा आपने कैसे उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है प्लस फास्फोरस भी देता है। अब एक है साइनोबैक्टीरिया, नाम ही है इसको मैं कहता हूँ, ऐसे नाम नहीं बोलते, सियाना बैक्टीरिया। सियाना जैसे कहते हैं सियाना लड़का, सियाना इसलिए कहते हैं, सियाना मैं कहता हूँ, होता तो इस साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया इसको कहते हैं नीला हरा शैवाल भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। कहता है यह स्वपोषित सूक्ष्म जीव है। स्वपोषित को तो समझा, इसमें यह क्षमता होता है कि अपने आप प्रकाश संश्लेषण करें और खाना बना सकें। जो खाना खुद बनाता है, जिससे हम लोग स्वपोषित नहीं है, अपने आप नहीं, हम लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाते का मतलब ये नहीं कहना कि सर खाना हम लोग नहीं बनाते हैं। ये मत बोलना सर कुकर में खाना बनाते हैं, अरे वो खाना नहीं, वो तो तुम पकाते हो यार। खाना बनाता है कौन, धान देखते हो, अभी खाना बना रहा है, धान उपज रहा है, उसमें जो है बाली होगा और प्रकाश संश्लेषण करते जा रहा है, वो जीवित है। यानी अपना भोजन बनाने की उसके पास क्षमता है, खुद उसको कोई खाना देता नहीं, अपने आप बना करके वो जिंदा रहता है, स्वपोषित। ठीक है। और हम लोग तो परपोषी हैं यार, दूसरे पर निर्भर करते हैं, पौधों को खाते हैं, अन्न जितना भी खाए, फल खाए, सब्जी खाए, जितना भी ये सब खाते हो, दूसरों पर निर्भर करते हो, इसलिए हम लोग परपोषी हैं। यानी हम लोग पोषण जो करते हैं दूसरों पर निर्भर करते हैं, जबकि पौधा जितना भी है वह स्वपोषित है, खुद खाना बनाता है। उसी तरह कुछ साइनोबैक्टीरिया है जो स्वपोषित होता है, वह सूक्ष्म जीव है, हाँ, जो वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। जैसे बैक्टीरिया करता था ना, वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करनी, मिट्टी में मिलाता था, उसी तरह। तो कहता है साइनोबैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल तो बताइए। तो है तो एग्जाम्पल आपको जानना चाहिए। एनाबेना नाम ही है, हमने एनाबीना इसे शुद्ध नाम होता है, एनाबेना में पढ़ता हूँ, एनाबीना। नॉस्टॉक, दूसरा ऑसिलेटोरिया, ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये ब्लू ग्रीन अलगी है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया है ये, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ाता है। खास करके धान में जब इसमें एनाबेना या नॉस्टॉक या ऑसिलेटोरिया को मिला देते हो धान के खेत में, तो ये अपना मिट्टी में क्या करता है, अपना ये पानी में रहता है, धान अपना जो है वृद्धि कर रहा है अपना, तो ये क्या करता है, उसी समय ये मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि धान नाइट्रोजन को आराम से खींच सके। ठीक है। तो धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया को क्या करता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। उर्वरा शक्ति जैसे बढ़ाएगा तो वैसे ही धान और ग्रो करेगा और वृद्धि करेगा। जितना ज़्यादा उसको पोषक तत्व मिलेगा उतना ही धान अच्छा से होगा, उतना ही ज़्यादा वो पैदावार करेगा। ठीक है। तो कहता है एक फ़ायदा वो, अब धान को काट के तुमने निकाल लिया तो इस मिट्टी में तो वो रह गया साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगा। अब वो क्या करता है, मिट्टी में रह करके वो मर गया, मरने के बाद जो इसका जो पदार्थ बचा, कार्बनिक पदार्थ, वो मिट्टी में मिल गया। अब मिट्टी में मिलने के बाद क्या हुआ, फिर से उसका कार्बनिक पदार्थ बढ़ा दिया और उर्वरा शक्ति अगले साल के लिए बढ़ा दिया, तो ये भी फायदा मिला। तो साइनोबैक्टीरिया जो है आपका मिट्टी का उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। यही मैंने लिखा है यहाँ पर छूट गया होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे छूट गया है सर, छूट गया है यहाँ पे। ब्लू ग्रीन अलगी या नीला हरा शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया मिट्टी में जब रहता है तो उसका कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाता है। कार्बनिक पदार्थ जब बढ़ा यानी कि मरने के बाद जब कार्बनिक पदार्थ जब बढ़ा तो उसको मिट्टी में फिर क्या करते हैं, जोत देते हैं, मिला देते हैं, और वो फिर मिट्टी में क्या हुआ, उर्वरा शक्ति को और बढ़ाया। तो इस तरह देखा कि कितना प्रकार का जो है सूक्ष्म जीव मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइज़र। तो आज का टॉपिक जो है जितना भी था मैंने क्लियर किया इस चैप्टर में,
और ये चैप्टर आपका दी एंड होता है और ये यूनिट भी दी एंड होता है। और अगले चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, चूँकि अब ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, 1 पेज या 2 पेज जो भी हो, और भागलपुर शायद हम ऑफलाइन भी जा रहे हैं तो स्टार्ट करने वाला है। तो जो चैप्टर मैंने जहाँ से ड्रॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स, लेकिन हम सोचते हैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें ऑनलाइन। तो रिप्रोडक्शन हो सकता है अब नेक्स्ट, अब कल परसों जब करें, चूँकि अब 2-3 दिन में भागलपुर निकलने वाले हैं तो पढ़ाएंगे। अब है कि जो भागलपुर में नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि जो टॉपिक मैं यहाँ पर दूंगा तो दोनों बच्चे के लिए हैं, जो जो ऑनलाइन हैं, जो मेरे बच्चे नहीं भी हैं जुड़े हुए, जो बाहर के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी नोट कर सकते हैं। नोट्स तो आपके सामने मैं लिख देता हूँ, और हैंड से बनाया, हाथ से लिखा हुआ होता है और सिलेबस से जुड़ा हुआ होता है, तो आप लिखिए, पढ़िए, जहाँ तक हो सकेगा कर लेंगे आप लोग के लिए भी। लेकिन मैं पहले जो अपने बच्चे से जुड़ा हूँ, जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उसके लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा ऑफलाइन स्टार्ट करूँगा जहाँ से छोड़ा था। तो जेनेटिक्स मैंने 1 चैप्टर किया था, दूसरा चल रहा था, थोड़ा रिवीजन के साथ उसके बाद चल देंगे। इसके बाद जो जो टॉपिक है उसको हम कवर करते जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहें।